वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा ईएमटी का लास्ट चैप्टर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? यहाँ तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया बेटा? ईएमटी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टेट टू अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या हम स्टार्ट करें बेटा? अपन स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, आपको हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अगर बात करें तो हम मैक्सवेल ने क्या करा था बेटा? अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ईएमटी की, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि बाद में मैक्सवेल ने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करके एक थ्योरी दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से बेटा? चार्ज के वजह से। याद करो, हमने किसके वजह से प्रोड्यूस करा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? चार्ज के वजह से। अगर चार्ज q का वेलोसिटी 0 है तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? क्या प्रोड्यूस करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस करेगा। इसके करस्पॉन्डिंग हमने पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, डाइपोल मूवमेंट पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। कब? जब ये अपना चार्ज क्या था बेटा? रेस्ट पे था तब। क्लियर है? दूसरे हमने डिस्कस करा, अगर करंट अपन क्या करते हैं, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं मतलब चार्ज के वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, यानी dq/dt कांस्टेंट हो गया, यानी करंट कांस्टेंट हो गया। क्या बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट हो गया। तो हमने इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। एक क्या पढ़ा हमने? करंट इलेक्ट्रिसिटी आई। अब मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन ने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड बी के बारे में यहीं से हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरा हमने डिस्कशन करा कि देख भाई, अगर v कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? v नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट हुआ तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? अगर एक्सेलरेटेड चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उससे रिलेटेड हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में डिस्कस करा। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो अपन यही डिस्कशन करने वाले हैं। क्या डिस्कशन करने वाले हैं? अगर चार्ज को हम एक्सेलरेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अपन थोड़े बहुत चेंजेस करने वाले हैं जो हमने पीछे पढ़ा था एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ में थोड़े बहुत चेंजेस हैं। किस वजह से आते बेटा? तो देखते हैं अपन। एक टर्म अपन डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। हमने क्या करा, कैपेसिटर लिया, एक कैपेसिटर लिया, दो सर्कुलर प्लेट्स को हमने डी डिस्टेंस से क्या किया? सेपरेट कर दिया। अब मुझे बताओ, एम्पियर ने जो हमें बताया था बेटा, क्या बताया था कि करंट जो होता है वो किस में फ्लो करेगा? सिर्फ कंडक्टर में फ्लो करेगा। क्या होगा? कंडक्टर में फ्लो करेगा। हमने अल्टरनेटिंग करंट में देखा था कि इसकी पोलरिटी चेंज होते रहती है, जिसकी वजह से कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक नहीं करता है, पास होने देता है। कंटिन्यूअस पोलरिटी चेंज होने के वजह से, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के वजह से क्या होता है बेटा? इसमें चार्ज करंट का फ्लो होता है। ये हमने डिस्कस करा था। हमने बात करी थी कि जो करंट फ्लो करेगा वो कंडक्टर में करा था अकॉर्डिंग टू एम्पियर। एम्पियर ने क्या बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकुलर लूप में, ठीक है, का लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल होगा। इन्होंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी बेटा। क्या गड़बड़ कर दी? यहाँ इन्होंने जो करंट आई कंसिडर करा, वो कौन सा करंट कंसिडर करा? जो वायर में फ्लो कर रहा है या फिर जो इस कैपेसिटर तक ही है, उसी करंट को इन्होंने कंसिडर करा था। इन्होंने कौन सा करंट कंसिडर करा था? कंडक्टर में, कंडक्टिंग करंट, कंडक्टिंग करंट। जब इन्होंने कंडक्टिंग करंट को डिस्कस कर दिया तो ये एक चीज भूल गए बेटा। क्या भूल गए? अब मुझे बताओ, अगर ये कंडक्टर है, यहाँ का बीच का स्पेस अगर मान लो खाली है तो यहाँ पे तो कोई कंडक्टर नहीं है। फिर लोगों ने पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि करंट फिर इसके बीच में नहीं है तो पोलरिटी चेंज डिस्चार्जिंग की वजह से तो हो रहा है, लेकिन अगर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी तो फ्लो कर रहे होंगे ना। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी फ्लो कर रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कर रहे होंगे तो यहाँ भी कोई तो करंट होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में। तो इसे एक्सप्लेन करा बेटा मैक्सवेल ने। आगे चल के इसे किसने एक्सप्लेन करा? मैक्सवेल ने। ठीक है, इन दिस लॉ इट इज एज्यूम दैट कंडक्टिंग करंट फ्लोज थ्रू द कनेक्टिंग वायर। ठीक है, इन्होंने बोला सिर्फ कनेक्टिंग वायर से ही करंट फ्लो करता है। ठीक है,
बट नो करंट फ्लोज इन द स्पेस इन बिटवीन दी प्लेट्स। इन्होंने बोला कि इन प्लेट्स के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन सही में एक्चुअली में ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, गलत है। करंट जो होता है, आप मुझे बताओ, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगा, मतलब इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स, सॉरी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट्स के टुवर्ड्स क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, करंट यहाँ भी होगा ना। उस करंट को इन्होंने कंसिडर नहीं किया था, किसने, एम्पियर ने कंसिडर नहीं किया था। क्लियर है। अब थोड़ी सी बात और कर ले बेटा, अपन डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं थोड़ी देर में। तो इन्होंने क्या बोला कि व्हेन द सर्किट, जब सर्किट क्लोज होगा, कंडक्टिंग करंट फ्लोज फ्रॉम पी टू द कैपेसिटर पी टू द अदर कैपेसिटर क्यू थ्रू कंडक्टिंग वायर, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, जब हम सर्किट को क्या रखते हैं, क्लोज रखते हैं, तो क्या होगा, पी टू क्यू करंट फ्लो करेगा। क्लोज रखने का क्या मतलब हुआ बेटा, पी और क्यू को हमने चिपका दिया। ठीक है, अब ये पूरा पाथ कंडक्टिंग हो गया, करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन मैक्सवेल ने सजेस्ट करा, मैक्सवेल ने क्या सजेस्ट करा, मैक्सवेल सजेस्टेड दैट ड्यू टू टाइम varying electric field between the plates an electric current called displacement current is also flown। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, वेरिंग है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक और करंट आएगा, उन्होंने उसे क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया। क्लियर है क्या बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट कैसे करेंगे मुझे आप बताएं। अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, याद है, गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यही फ्लक्स होता है क्या, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए होता है क्या। और मुझे ये बताएं, फाई यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर ई मान लो वेरिंग है, ठीक है, तो अपन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें, क्या करें बेटा, डी फाई अपॉन डी टी कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें, डी फाई अपॉन डी टी। अब मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वायरिंग है तो चार्ज भी वायरिंग होगा ना, अपन इसे क्या लिख सकते हैं, आप मुझे बताएं, डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बेटा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं फर्दर, डी फाई अपॉन डी टी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, और डी क्यू बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा क्या बेटा। और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं क्या। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दें, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाई डी टी। और ये कौन सा फ्लक्स है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, फाई ई लिखते हैं अपन इसे, लिख सकते हैं ना। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, करंट आई के इक्वल हो जाएगा क्या। और इसी करंट को इन्होंने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया। आप सबको क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट करंट हमने कैसे कैलकुलेट करा, हमने नहीं, मैक्सवेल ने कैसे कैलकुलेट करा। तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट करंट का आई किसके इक्वल है बेटा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी के इक्वल है। और फाई क्या है, जिस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम्स एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया, आईडी। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसको हमने थोड़ा बहुत चेंज किया। हमने बोला किसी क्लोज्ड लूप में क्या होगा बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा, बी डॉट डी एल किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल, यानी टोटल करंट के इक्वल होगा। तो एम्पियर ने क्या छोड़ दिया था, एम्पियर ने सिर्फ वही करंट कंसिडर करा था जो कहाँ पे फ्लो कर रहा है, जो कंडक्टिंग वायर में फ्लो कर रहा है। वो जो कैपेसिटर के बीच के स्पेस में जो करंट फ्लो कर रहा था उसे हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो मैक्सवेल ने ढूंढा उसे इन्होंने छोड़ दिया था। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या अपन क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल। और डीएल क्या है बेटा, डीएल एक स्मॉल एलिमेंट है जिस डायरेक्शन के अलोन करंट फ्लो कर रहा है। आपको याद ही होगा, एम्पियर सर्किट लॉ में तो हमने भर भर के डिस्कशन करा है इसके बारे में। आईसी क्या है, कंडक्टिंग करंट, और आईडी क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है, अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो इन्होंने एम्पियर्स लॉ को थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्लियर है बेटा, और इस लॉ को हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल सर्किट लॉ। क्लियर है, क्लियर है बेटा। और डिस्प्लेसमेंट करंट को अपन डिफाइन कैसे करते हैं, आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाई डी टी। हमने देखा ये कहाँ से आया, ये रिलेशन
आप सबको क्लियर है ये कहाँ से आया? तो हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किट लॉ को चेंज करके हमने आईडी की वैल्यू पुट कर दी। इस इक्वेशन में हमने क्या करा, आईडी की वैल्यू को पुट कर दी। तो क्या आ गया बेटा, किसी क्लोज लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स का लाइन इंटीग्रल होगा वो म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल के इक्वल हो जाएगा। और आई टोटल कौन कौन सा करंट होगा बेटा, एक तो कंडक्टिंग करंट आईसी होगा और दूसरा वाला करंट कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी होगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पे फाई कौन सा फ्लक्स है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों आया बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे थे। क्या आप सबको क्लियर है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो क्या होता बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होता तो डी फाई बाई डी टी कितना हो जाता, जीरो हो जाता। क्या तो अपन कब कौन सा सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बेटा, एक्सेलरेटेड है। क्या क्लियर है? क्योंकि फ्लक्स में चेंज तभी आएगा जब क्या हो बेटा, करंट जो हो वो क्या हो, टाइम वेरिंग हो। क्या आप सबको क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। होप सो आप सबको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बताएं। आगे बढ़े बेटा, अब थोड़ी बात और कर लेते हैं। ऐसा पाया गया, आगे चल के जो एक्सपेरिमेंट किए गए वहाँ से पाया गया कि जो कंडक्शन करंट है बेटा वही डिस्प्लेसमेंट करंट है। दोनों यानी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर ऑलवेज इक्वल। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, आईसी आईडी के इक्वल होगा। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि अगर कंडक्टिंग करंट ये है तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, सेम होगा बेटा, क्योंकि अगर मान लो सीरीज है तो करंट सीरीज में क्या होता है बेटा, सेम होता है ना। क्लियर है? अब दूसरी एक और बात बोली गई, लाइक कंडक्शन करंट द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑल्सो इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा बेटा, जैसा हमने देखा था कोई कंडक्शन करंट था, कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा था वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। वायरिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हमने देखा था किसमें, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में हमने देखा था। तो सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपको सातों पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे किसको लेके, डिस्प्लेसमेंट करंट को लेके, आप सबको क्लियर है क्या बेटा? तो ये पॉइंट्स किसको लेके हो गए बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट को लेके हो गए। क्लियर है? आगे बढ़े अपन। अब डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद बारी आती है, हमने क्या बोला, मैक्सवेल ने क्या करा था, यूनिफाई कर दिया था। किसे यूनिफाई कर दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मिला के इसने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इन्होंने क्या करा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे और जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था, दोनों को यूनिफाई कर दिया, मतलब कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस एंड लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले लॉरेंज फोर्स की बात कर ले क्या बेटा, जो हमने डिस्कस करा है। अगर मान लो कोई क्यू चार्ज है, क्या है बेटा, क्यू चार्ज है, इसे हम क्या कर रहे हैं, वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इसके फील्ड में अगर मान लो इसे अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये फोर्स अप्लाई करेगा या एक्सपीरियंस करेगा कितना बेटा, Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, यही था क्या। इसे हमने क्या बोला था, लॉरेंज फोर्स बोला था क्या। एफ टोटल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी के इक्वल होगा क्या, एक फोर्स जो किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, और दूसरा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के वजह से आएगा क्या। इसी हमने लॉरेंज फोर्स बोला था। तो लॉरेंज फोर्स का तो कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपन आते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस पे। तो मैक्सवेल ने बोला कि द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट प्रोपोगेट थ्रू ए स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बीन प्रेडिक्टेड बाय 4 बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किसी स्पेस में अगर मूव कर रहा है वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, इन 4 इक्वेशन से उनके बारे में, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की जा सकती है। कौन कौन से इक्वेशंस थे बेटा, तो पहले इक्वेशन की बात करते हैं। पहला इक्वेशन उन्होंने क्या करा, गॉस लॉ को ही उठा लिया। उन्होंने बोला कि जो भाई फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है ना। आप याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, गॉस लॉ, ई डॉट डी ए क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता था क्या। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट
नेट चार्ज इनक्लोज्ड, अगर मान लो कोई अपन गॉसियन सरफेस कंसिडर करें, ठीक है, ये तो अपन सिमेट्रिक कंसिडर करते हैं जनरली, ठीक है, अगर मान लो इसके अंदर दो चार्जेज है Q1 और Q2, तो फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, फ्लक्स हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। और Q1 और Q2 को अपन कैसे लेंगे, उनके साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के हिसाब से लेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। ये नेट फ्लक्स होगा, और नेट फ्लक्स किसके इक्वल होता है, आपको गॉस अगर याद हो तो फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी ए के इक्वल होता है क्या। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ई डॉट डी ए, ये गॉस लॉ है एक्चुअली और कुछ नहीं है बेटा, अपन क्या लिख सकते हैं, ई डॉट, यहाँ पे डी एल लिखा हुआ है, इसको डी ए कर लेना आप, ई डॉट डी ए किसके इक्वल होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन भी बोलते हैं। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली में क्या है, गॉस लॉ है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम गॉस लॉ से कैलकुलेट करते थे, तो गॉस लॉ को मैक्सवेल फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाएं। दूसरा आपको याद है क्या, हमने क्या देखा था बेटा, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी देखा था क्या, कि अगर किसी मैग्नेट को क्लोज सरफेस के अलोन देखा जाए तो बी डॉट डी एल का वैल्यू जीरो होता है, सॉरी बी डॉट डी एस जीरो होता है। क्योंकि अगर मान लो अपन किसी मैग्नेट को किसी क्लोज सरफेस में रख देते हैं तो नॉर्थ पोल से जाने वाली लाइंस, अगर फ्लक्स की बात करें बेटा, मुझे बताओ फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो बाहर आ रही हैं। अगर मान लो हमने ऐसा कंसिडर कर लिया, एक मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट से फील्ड लाइंस निकल के नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रही होंगी। हम अगर गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा कंसिडर कर लें तो आप मुझे बताओ इससे फील्ड लाइंस बाहर कितनी आ रही हैं, कोई फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है, जीरो है। तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, किसी सरफेस एरिया से फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो इसे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं क्या हम, ठीक है। अगर मान लो किसी सरफेस की भी बात करें, ठीक है, किसी सरफेस की बात करें, अगर मान लो यहाँ से फील्ड लाइंस आ रही हैं, कुछ बाहर को जा रहा है, ठीक है, तो फील्ड लाइंस इस सरफेस से अगर आके बाहर के तरफ जा रहा है बेटा, तो आप मुझे बताएंगे फ्लक्स कितना होगा इस कंडीशन में। जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं क्या, तो नेट फील्ड लाइंस इसके अंदर से निकल कितनी रही हैं, टोटल फील्ड लाइंस होता है ना फ्लक्स, तो फाई क्या होगा बेटा, जीरो होगा क्या इस कंडीशन में। तो किसी क्लोज्ड सरफेस से, अगर सरफेस की बात करें, ये ds बेटा, यहाँ पे ds जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सरफेस है, क्या है बेटा, सरफेस है। देखो सरफेस और एरिया में अंतर है, क्या अंतर है, हम जो एरिया कंसिडर करते हैं एक 3D स्पेरिकल सरफेस कंसिडर करते हैं, और सरफेस अपन क्या कंसिडर करते हैं, एक 2D फिगर का सरफेस कंसिडर करते हैं। तो बी डॉट डी एस क्या होता है, जीरो होता है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म यही था क्या। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को ही मैक्सवेल ने क्या बोल दिया, एम्पियर सेकेंड लॉ, सॉरी मैक्सवेल सेकेंड लॉ। तो इस इक्वेशन को अपन मैक्सवेल सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। क्लियर है। और ये एक चीज हमें एक्सप्लेन करता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट करता तो सिर्फ फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होती ना बेटा, लेकिन फील्ड लाइंस निकल के वापस से साउथ पोल पे चली ही जाती हैं। क्लियर है क्या। तो ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हो गया अपना। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को हमने क्या बोल दिया बेटा, मैक्सवेल सेकंड लॉ ऑफ बोल दिया, ठीक है। अब मैक्सवेल थर्ड लॉ की बात कर लें। मैक्सवेल थर्ड लॉ एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हमने फराडे लॉ देखा था वही है, ठीक है। इन्होंने फराडे लॉ को भी क्या किया, इसके साथ अटैच कर लिया, ठीक है। चारों लॉ पीछे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने चारों को कंबाइन कर दिया। तो मैक्सवेल लॉ अपन अलग क्यों बोलते हैं बेटा, फिर तो अपने को पढ़ना ही नहीं चाहिए। देखो एक नई मैथमेटिक्स डेवलप हुई आगे चल के, आप आगे चल के पढ़ेंगे जिसके बारे में डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लास, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस में अपन आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, तो वो नई मैथमेटिक्स के टर्म में इन्होंने क्या करा, सबको डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इस वजह से अपन मैक्सवेल्स लॉ पढ़ते हैं। क्लियर है। और कैलकुलेशंस उससे थोड़े इजी हो जाते हैं, वो हायर जब क्लासेस में आप जाएंगे तो उसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। इस वजह से भी हम मैक्सवेल्स लॉ को पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने सबका डिफरेंशियल फॉर्म भी दिया था, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमने देखा दो लॉ, आप मुझे बताओ किस फॉर्म में था ये, इंटीग्रल फॉर्म में क्या था, क्या पहले में बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ले रहे थे, दूसरे में बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ले रहे थे, थर्ड में क्या कर रहे हैं, ई डॉट डी एल कर रहे हैं। क्या हमने देखा था कि अगर कोई करंट है, कोई अगर मैग्नेट को मूव कराते हैं किसी लूप के टुवर्ड्स, तो क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, और इंड्यूस्ड
उसके करस्पॉन्डिंग एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ को हमने क्या बोला था, डी फाई बाई डी टी, और नेगेटिव डायरेक्शन में लेंज लॉ से, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या होगा, करंट का अपोजिट होगा, हमने डिस्कस करा था ये, ठीक है। तो मैथमेटिकली अपन क्या लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी। यहाँ पे कौन से किसके वजह से हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से करंट क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। तो अपन यहाँ से इसको थोड़ा बहुत अगर चेंज करें तो हमें पता है ई डॉट डी एल से भी हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा, रिप्लेस कर सकते हैं। ई डॉट डी एल से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं मुझे बताओ आप। ई क्या है बेटा, ईएमएफ है यानी वोल्टेज है। वी को क्या लिख देते हैं, ई डॉट डी एल लिखते हैं क्या। ई क्या है बेटा, ईएमएफ है, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है। ईएमएफ यानी वोल्टेज है क्या, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर कर ले तो ये वोल्टेज किसके इक्वल होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल के इक्वल होता है क्या, यही होता है ना बेटा। तो हमने क्या करा, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्लेस कर दिया क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल से। ये किसके इक्वल आ गया बेटा, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी के। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल ने क्या करा, ईएमएफ का जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसे क्या कर दिया उसने, इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। ये वही अपना कौन सा लॉ है, फराडे लॉ, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसे अपन क्या बोलते हैं, मैक्सवेल थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या क्लियर है, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसका डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तीनों क्लियर है क्या बेटा। अब अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर ले मैक्सवेल अम्पियर सर्किटल लॉ की। अब देखो जैसा कि हमने देखा था, क्या देखा था बेटा, कि जो बी डॉट डी एल है किसी लाइन इंटीग्रल, क्लोज लूप की बात अपन अब करते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने देखा था बी डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है बेटा, जीरो होता है। किसी सरफेस का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल ले तो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर लाइन इंटीग्रल लें, मतलब अपने पास सिर्फ नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस आ रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर जो हमारे तरफ आ रही हैं वो बाहर नहीं जा रही हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कि सिर्फ आ ही रही हैं, ऐसा भी कंडीशन पॉसिबल हो सकता है क्या, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ईएमएफ प्रोड्यूस कैसे होता बेटा, तो लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा बेटा, म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल होगा, यही था क्या। अब आई में कौन कौन सा करंट अवेलेबल होगा बेटा, एक करंट तो अवेलेबल होगा जो कंडक्टर में फ्लो कर रहा होगा, और दूसरा करंट कौन सा होगा बेटा, अभी हमने डिस्कस करा था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमने क्या किया, लीनियर इंटीग्रल वाले टर्म में डिस्प्लेसमेंट करंट को भी इंक्लूड कर लिया, और इसे हमने क्या बोल दिया, मैक्सवेल फोर्थ लॉ। क्लियर है क्या, ठीक है। यहाँ पे करंट कौन सा करंट होगा, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम होगा किसी बाउंडेड सरफेस के थ्रू, और किस पाथ पे बेटा, क्लोज पाथ पे। आप ये क्लोज पाथ नहीं भूलेंगे, ये सरफेस जो भी हम लेंगे कैसा लेंगे बेटा, क्लोज लेंगे। उससे क्या होगा, लीकेज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड का लीकेज नहीं होगा, ठीक है। लोरेंज फोर्स की बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमने डिस्कस करा था F इक्वल्स टू क्यू ई क्रॉस वी होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। तो ये पांचों इक्वेशन कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। और ये सारे जो लॉज हैं ये 100% सही हैं, अभी तक कहीं भी फेल नहीं हुए हैं बेटा। आगे चल के तो पता नहीं, लेकिन अभी तक जो भी लॉज हमने पढ़े ये सभी लॉज, पांचों लॉज अभी जो भी अपना फिजिक्स है जिस पे बेस्ड बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रही हैं, ये इन लॉज को फॉलो करती हैं। क्लियर है। अब अपन वेव के बारे में थोड़ी सी बात कर ले, अपना चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एसेलरेट कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा, एसेलरेट कराते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम एसेलरेट कराएं तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन को एसेलरेट करा दिया, ठीक है, तो अपने कन्वीनियंस के लिए इस फील्ड को कोई किसी चीज़ का भी फंक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अगर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, और ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो अपन पीरियोडिक फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, साइन का फंक्शन ले सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम का फंक्शन होगा, और एक और चीज़ ये भी साइनोसाइडल फंक्शन या कोसाइनोसाइडल फंक्शन हो सकता है। क्लियर है क्या बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन हो गया बेटा, टाइम का, एज वेल एज हम वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव है, वेव टाइम का फंक्शन है और किसका फंक्शन है बेटा,
पीरियोडिक फंक्शन है, एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद खुद को क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, याद करो अपन वेव का इक्वेशन क्या लिखते थे, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते थे क्या। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, e इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं क्या। अगर ये एक्स डायरेक्शन के अलोन प्रोपोगेट कर रहा है, हम इसे वाई डायरेक्शन के अलोन कंसिडर करते हैं, ठीक है, अपन इसे के वाई लिख लेते हैं। क्लियर है, क्लियर है बेटा। ये अपना अगर मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन के अलोन इसका प्रोपोगेशन कैसा होगा बेटा, ऐसा कुछ होगा क्या, वाई के अलोन वेव प्रोपोगेट कर रहा है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सवेल ने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव होता है, डायरेक्शन ऑफ वेव। तो अगर हम ऐसा कंसिडर कर लें कि वेव एक्स डायरेक्शन के अलोन ईएम वेव मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव किधर है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोन, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, वाई एक्सिस के अलोन। तो मुझे बताओ थर्ड एक्सिस कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो किस डायरेक्शन के अलोन होगा बेटा, जेड एक्सिस के अलोन होगा क्या। वाई एक्सिस के अलोन क्या मूव कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जेड एक्सिस के अलोन क्या मूव कर रहा होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा क्या बेटा, ऐसा दिखेगा क्या, ठीक है। अगर वेव की बात करें तो वेव किस डायरेक्शन के अलोन मूव कर रहा होगा, आप मुझे बताएं तो, क्या वेव इस डायरेक्शन के अलोन मूव कर रहा होगा क्या, ईएम वेव इस डायरेक्शन के अलोन मूव कर रहा होगा क्या। तो यही डिस्क्रिप्शन है बेटा अपना किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी के किस डायरेक्शन के अलोन आता है, जिस डायरेक्शन में वेव मूव करता है, के बोलते हैं या फिर एक्स बोलते हैं, के एक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ई बी और के एक्स तीनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है क्या, ये के का डायरेक्शन हमने कंसिडर कर लिया, के वेक्टर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वेव का। यहां तक किसी को कोई डाउट है आप मुझे बता दें जल्दी से, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो वेव होता है उसका इक्वेशन लिख लिया। सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड का आप देखो, अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो ये साइनोसाइडल वेव दिख रहा है क्या, अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस जेड वाई लिख सकते हैं क्या, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो जेड वाई लिखते हैं क्या। तो ये हो गया अपना किसका, मैग्नेटिक फील्ड जो मूव कर रहा है, मैग्नेटिक वेव जो मूव कर रहा है उसका इक्वेशन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है उसका इक्वेशन, ठीक है। और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होगा। यहां तक सबको क्लियर है, सबको क्लियर है बेटा। अब थोड़ी सी एनर्जी के बारे में अपन डिस्कस कर ले क्या, एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लें। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से प्रोड्यूस्ड एनर्जी कितनी होती है बेटा, U ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, आप मुझे बताएंगे। अरे बोलो भाई किसके इक्वल होता है, आपने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल होता है क्या। ये आप टर्म याद रखेंगे, एनर्जी को लेके हमने वहां डिस्कस करा था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो एनर्जी होता है वो कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। क्लियर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से बात कर ले तो एनर्जी जो होता है वो कितना होता है बेटा, बताएंगे मुझे। बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होता है क्या बेटा। तो आप ये दो चीजें याद रखेंगे, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो एनर्जी आती है वो कितनी होती है, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। क्लियर है बेटा। एप्सिलॉन नॉट आप सबको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ई जो होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ म्यू नॉट परमिबिलिटी होता है और बी नॉट क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो एनर्जीज होती हैं इसे आप याद रखेंगे। इसे हमने जब इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ा था वहाँ पे हमने डिस्कस करा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी अगर आपको याद हो तो। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी हमने ये डिस्कस करा था कि एनर्जी क्या होगा। क्या आप सबको क्लियर है। अब हमने ये तो देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक जो वेव होता है वो उसका इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो मैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जो फ्लो करता है उसका इक्वेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमने देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी फ्लो होती है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है बेटा, अगर आपको याद हो तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से स्पीड ऑफ लाइट भी कैलकुलेट करा था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में भी एक रिलेशन होता है।
एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बाकी रह गया, ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये ई नोट का वैल्यू है, ई नोट का जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है इसकी बात करें तो ई नोट का वैल्यू जो होता है वो सी टाइम्स बी नोट होता है। आप ये भी चीज़ याद रखेंगे, ई नोट किसके इक्वल होता है बेटा, सी टाइम्स बी नोट के। सी यहाँ पे क्या है, सी है अपना स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, यानी 10⁸ टाइम्स ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में होता है। तो अगर हम ड्रॉ करें बेटा, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसे, तो ये अगर हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है बेटा, तो ये हमें कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा क्या, ठीक है, इसके कंपैरिजन में उसका मैग्नीट्यूड पता भी नहीं चलेगा, एम्पलीट्यूड सॉरी। ये अगर वेव का जो फर्स्ट y इक्वस टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, उसमें वाई नॉट क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड होता है ना, और एम्पलीट्यूड की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के कंपैरिजन में 10⁸ टाइम्स ज़्यादा होगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ें। अब अपन बात कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एप्लीकेशंस क्या हैं। क्लियर है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट किया जाता है कैसे, c इक्वस टू 1/√μ0 × आता है क्या। आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ये वैल्यू 1/μ0 × के इक्वल होती है। यहीं से किसने, आगे अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किसने बेटा, मैक्सवेल ने लाइट की स्पीड कैलकुलेट करी, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अपन देख लें, थोड़ी सी बात कर लें, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैक्सवेल ने क्या करा था, ये 1888 होना है, 1988 में हर्ज कहाँ से आ गया। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एन एक्सेलरेटेड चार्ज सेट अप मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैक्सवेल के हिसाब से क्या होता है, एक एक्सेलरेटेड चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इन द नेबरहुड द मैग्नेटिक फील्ड इन टर्न प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, बगल में क्या कर देता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। अगर एक्सेलरेटेड है क्या बेटा, चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है तो दोनों ही एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, बोथ दीज फील्ड वेरी विद द टाइम एंड एक्ट एज ए सोर्स फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए सोर्स की तरह काम करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इक्वेशंस की बात करें तो हमने देख ही लिया, E इक्वस टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और B इक्वस टू B0 साइन ओमेगा टी। फिर से बात कर ले तो E इक्वस टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, और दूसरा क्या देखा था बेटा हमने, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वस टू B0 साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, लिख सकते हैं क्या, यही हमने लिखा था क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स की तरह काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स की तरह काम करता है। क्लियर है। एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज एक्सेलरेटेड कंटिन्यूअसली, इट विल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम किसी क्या करें बेटा, ऑसिलेटिंग चार्ज को मान लो कोई चार्ज ऑसिलेट भी कर रहा है और उसे हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव का इक्वेशन अपना ये होगा और मैग्नेटिक फील्ड के वेव का इक्वेशन ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। 1887 के अप्रॉक्स हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिससे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपल्टस एक डिज़ाइन करा जिससे इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करा था। अब उसके बारे में अपन देख लेते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने कैसे करा था। ठीक है, तो 1888 में हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने क्या किया, एक इंडक्टिंग कॉइल लिया। क्या लिया बेटा, इंडक्टर लिया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक इंडक्टिंग कॉइल है भाई,
ठीक है, एक इंडक्टिंग कॉइल या यहाँ से इन्होंने इसमें इनपुट दिया, क्या इनपुट देते हैं अपन, करंट देते हैं, क्या वैरिंग करंट, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, मान लो हमने अल्टरनेटिंग करंट इसमें दिया, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमने बीच में एक ट्रांसमीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, ट्रांसमीटर लगा दिया। एंड इंडक्टिंग कॉइल इज ए कनेक्टेड टू टू स्पेरिकल इलेक्ट्रोड, इन्होंने दो स्पेस इलेक्ट्रोड से इंडक्टिंग कॉइल को क्या करा, कनेक्ट कर दिया, इनके बीच में एक नैरो गैप भी दे दिया, क्या दे दिया, नैरो गैप, थोड़ा सा इनके बीच में गैप छोड़ दिया, आपको यहाँ गैप दिख रहा था जिसको मैंने अभी ड्रॉ करा है। इट एक्ट एज अ ट्रांसमीटर, उन्होंने एब्जॉर्ब करा कि वो जो गैप है ट्रांसमीटर की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब उसके बीच से क्या हो रहा है बेटा, करंट पास कर रहा है। द कॉइल प्रोवाइड शॉर्ट वोल्टेज सर्ज टू द स्पेयर, ये क्या कर रहा है बेटा, नीचे आपको एक स्पेयर दिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, वो वोल्टेज को इंड्यूस कर रहा है। हम क्या कर रहे थे, अगर चार्ज देते हैं, कैपेसिटर वाला कंडीशन याद है क्या, कैपेसिटर में अपन क्या देते थे, चार्ज अगर स्टोर करते हैं तो उसका वोल्टेज क्या होता है, क्यू प्रोपोर्शनल टू वी होता है, क्या वोल्टेज भी क्या होते चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक टर्मिनल हमने जो गैप दिया है उसका एक टर्मिनल किसकी तरह काम करने लगेगा, पॉजिटिव, और दूसरा टर्मिनल किसकी तरह काम करने लगेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करने लगेगा, क्या, नेगेटिव टर्मिनल की तरह। अ स्पार्क इज जनरेटेड बिटवीन द स्पेयर व्हेन द वोल्टेज बिटवीन देम रीचेज अ ब्रेक डाउन वोल्टेज। वो किसी कैपेसिटर की अगर बात करें तो हमने डिस्कस करा था, किसी कैपेसिटर की एक पार्टिकुलर कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो क्या करता है, वो क्या करता है बेटा, करंट को डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज उसे हम बोलते थे कैपेसिटर वाले कंडीशन में, एक पार्टिकुलर वैल्यू पे रीच करके वो क्या होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज पे रीच हो जाएगा, जिसके बाद क्या करेगा, उसके बीच के जो एयर होंगे उसको वो आयोनाइज कर देगा, और एयर भी क्या करने लगेगा बेटा, करंट को कंडक्ट करने लगेगा। ठीक है, ठीक है, एयर आयोनाइज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कंडक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, चार्ज का डिस्चार्जिंग होने लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के बीच में। यही होगा क्या, ये एक्सपेरिमेंट, दी अबव एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट इज इक्विवेलेंट टू एलसी सर्किट। ये जो अरेंजमेंट है ये एक एलसी सर्किट की तरह काम करता है। एलसी सर्किट क्या होता है बेटा, एलसी सर्किट में हम एक इंडक्टर लगाते हैं और एक कैपेसिटर लगाते हैं। जो इंडक्टर होता है वो कैपेसिटर को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, और उसको करंट को क्या कर देता है बेटा, डीके कर देता है। ठीक है, ठीक है, स्पेरिकल इलेक्ट्रोड हमने उसमें कंसिडर करा था। अगर हम जो कैपेसिटर लेंगे वो कैसा कंसिडर करा था, एलसी सर्किट में कैसा लिया था बेटा, स्पेरिकल दो प्लेट्स लिए थे। ठीक है, जिसकी वजह से वो प्लेट्स के बीच में क्या हो रही थी, डिस्चार्जिंग हो रही थी, क्योंकि इंडक्टर उसके साथ लगा हुआ था। क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रेडिएटेड एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इन्होंने एब्जॉर्ब करा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज के इक्विवेलेंट है। ऑलमोस्ट कितनी है बेटा, 100 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्री चार्ज इन द लूप, ये किसके वजह से हो रहा था, जो लूप के अंदर इलेक्ट्रॉन जो ऑसिलेट कर रहे थे उसके वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही थी, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही थी। इसी वजह से, इसी रीज़न से हमने क्या लिखा, E इक्वस टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा क्या है, ऑसिलेशन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वही है क्या बेटा। क्लियर है। हर्ट्ज वाज एबल टू डिटेक्ट दिस वेव यूजिंग अ सिंगल लूप, इन्होंने क्या करा, सिंगल लूप वायर उसके आगे कनेक्ट कर दिया, रिसीवर जिसे हमने बोला, और इन्होंने रिसीवर के हेल्प से क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, करंट कैलकुलेट कर लिया। क्या, स्पार्क वेयर इंड्यूस अक्रॉस अ गैप ऑफ रिसीवर, यहाँ पे क्या होगा, अगर डिस्चार्जिंग होगी तो ये क्या होगा, स्पार्क यहाँ प्रोड्यूस होंगे ना बीच वाले स्पेस में, अपने को यहाँ क्या देखने को मिलेगा, स्पार्क देखने को मिलेगा। क्या, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीवर वाज एडजस्टेड टू, ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी से अगर रिसीवर की फ्रीक्वेंसी को हम अगर मैच कर देते हैं तभी ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। आपको वेव वाले कंडीशंस याद है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी को मैच करा देते हैं तो हमें स्पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, आप नॉर्मली रोड वगैरह पे भी देखते हैं, अगर वायर दोनों अच्छे से कनेक्टेड नहीं हो तो हमें स्पार्क देखने को मिलता है। किस वजह से, वहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्जिंग होता है। ऐसा समझो एलसी सर्किट की तरह वो भी काम कर रहा है बेटा। क्लियर है क्या, आरसी सर्किट भी बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में अपन डिस्कस कर ले भाई, चलो थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो 1865 में सबसे पहली बार मैक्सवेल प्रेडिक्टेड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरेटिकली, उन्होंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करा किसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, जिसके तहत एक एक्सेलरेटेड चार्ज मैग्नेटिक फील्ड सेट करता है अपने नेवर में। और मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने देखा क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो करेगा ना, ये बाद में देखा गया। ठीक है, 1865 में सिर्फ मैक्सवेल ने ये ऑब्जर्व करा कि एक्सेलरेटेड चार्ज क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब उसी वक्त क्या होता है बेटा, उसके लगभग
कितने साल हो गए भाई, 22 ईयर बाद हर्ट्ज ने जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, इन्होंने क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने वेव निकाल दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा, फ्रीक्वेंसी हमने डिस्कस करा था 100 मेगा, कितनी थी यार, 100 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है बेटा। अब फ्रीक्वेंसी पता है तो अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इन्होंने जो प्रोड्यूस करा उसमें से वेवलेंथ कितने आए बेटा, 6 मीटर का वेवलेंथ का इन्होंने वेव जनरेट कर दिया। ये 6 मीटर किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है। क्लियर है। तो 6 मीटर के इन्होंने क्या देखी, 6 मीटर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ इन्होंने जनरेट कर दी। कुछ सालों बाद जेसी बोस, आपने नाम सुना होगा, ये अपने इंडियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करा और इसका वेवलेंथ का रेंज कितना था बेटा, 5 mm टू 25 mm, मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल था। ठीक है। अब आप लोग रेडियो वेव्स पढ़ते हैं ना, रेडियो सिग्नल टेलीविजन्स वगैरह जो वर्क करती हैं बेटा, उसका अगर फादर देखा जाए तो मार्कोनी को मानते हैं। क्यों मानते हैं बेटा कि 1896 में इसी का यूज करके मार्कोनी ने डिस्कवर करा कि इफ वन ऑफ द स्पार्क गैप टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एंटीना, अगर एक स्पार्क टर्मिनल को हम एंटीना से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएटेड वुड बी अप टू सेवरल किलोमीटर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जनरेट होंगे बेटा ना, वो किलोमीटर तक हो सकते हैं। आप लोग आजकल मोबाइल फोन से एक जगह से दूसरे जगह जो बातें कर लेते हैं वो कैसे कर लेते हैं बेटा, रेडियो वेव्स के फॉर्म में ही तो ट्रेवल करती है ना वेव्स वो। ठीक है। तो ये जो इन सब के फादर मार्कोनी को माना जाता है। क्लियर है बेटा। मार्कोनी ने रेडियो वेव्स की डिस्कवरीज यहीं से करी, तो रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। क्लियर है क्या। ठीक है। द एंटीना एंड द अर्थ वायर फ्रॉम द टू पीसेज ऑफ कैपेसिटर विद रेडिएट रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी का वेव प्रोड्यूस करता है। दीज वेव्स कुड बी, अब एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होगा, फिर रिसीवर ट्रांसमिट कर देगा, इसी तरह चलते रहता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। तो अर्थ सिस्टम में इस तरह से डिटेक्टर और रिसीवर के हेल्प से हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। जो आप लोग न्यूज़, यूट्यूब जो कुछ भी देख रहे हो उसकी ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है बेटा, रेडियो वेव्स के फॉर्म में होती है क्या। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। सबसे पहली बार इसी अरेंजमेंट के हेल्प से 1899 में मार्कोनी ने सबसे पहली बार वायरलेस कम्युनिकेशन इंग्लैंड के अक्रॉस एक चैनल करा, जिसके थ्रू उसने 50 किलोमीटर तक वायरलेस, ठीक है, रेडियो वेव्स के हेल्प से ब्रॉडकास्टिंग करी थी। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। ये हो गई अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हिस्ट्री और इसके एप्लीकेशंस जो फर्दर हम अभी यूज कर रहे हैं बेटा। क्लियर है। तो यहाँ तक आज का टॉपिक अपन रहने देते हैं। इसके बाद थोड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बेटा। ठीक है। जो क्वेश्चंस हमने ऊपर छोड़े उसे भी कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू बेटा।